हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये क्लास 12th की हिंदी है और यह है प्री बोर्ड परीक्षा 2024 का। तो देखिए किस तरीके का पैटर्न आता है बोर्ड एग्जाम में, इसके बारे में बताएंगे। देखिए जैसे कि आपको पता है कि 3 घंटे 15 मिनट आपको पेपर को सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे और इसका जो पूर्णांक रहेगा 100 नंबर का रहेगा। तो देखिए इसका फॉर्मेट क्या है कि शुरू में आपको मिलेंगे 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस तरीके से आ रखे हैं खंड का में। तो देखिए इसमें कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं उसको समझते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन दे रखा है वो समझिए कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। तो याद रखें मुंशी इंसाअल्लाह खां, इनका पूरा नाम है इंसाअल्लाह खां। तो देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है कि आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा के लेखक कौन है। जो आवारा मसीहा लिखी है उस जीवनी के लेखक कौन है। तो याद रखें वो है विष्णु प्रभाकर। कौन है? विष्णु प्रभाकर। तो देखिए ये सारे के सारे आंसर हम पहले ही चेकआउट कर चुके हैं। ओके, तो आप इनको डायरेक्ट याद कर सकते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है कि हिंदी एकांकी का जो जनक माना जाता है वो किसको कहा जाता है। तो हिंदी एकांकी का जनक है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। याद रखें डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि स्कंद गुप्त नाटक के लेखक कौन है। देखिए स्कंद गुप्त आ जाए या चंद्रगुप्त आ जाए, गुप्त आ जाए या चंद्रगुप्त आ जाए, तो इस टाइप के जो लेखक हैं, ओके, इस टाइप के जो नाटक के लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि आनंद कादम्बनी नामक पत्रिका के संपादक कौन है। तो ये हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमाघन। इसके बा वाले करेक्ट हैं। और देखिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन आ रखे हैं दूसरे का वाला है कि ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित कवि नहीं है। नहीं की बात करी गई है तो कबीर दास भी हैं, नानक भी हैं, रैदास भी हैं, बट कुतुबन और जायसी नहीं है। तो इसका लास्ट वाला करेक्ट होगा, डी वाला मतलब दा वाला करेक्ट होगा। और हाँ क्वेश्चन क्या है, किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया। किस कवि को राष्ट्र कवि माना जाता है। तो याद रखें मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। नेक्स्ट वाला है कि प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक कौन है। जो प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक हैं उनको किनको माना जाता है। तो किन्हें माना जाता है? तो वो हैं अज्ञेय। कौन है? अज्ञेय हैं। और नेक्स्ट वाला है कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कब मिला था? 1972 में। और किस पर मिला था ये हमें बताना है। तो देखिए ये जो मिला था ये मिला था कुरुक्षेत्र पे, रश्मि रथी पे, उर्वशी पे या हुंकार पे। तो मिला था उर्वशी पे। याद रखें उर्वशी पे। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि कितनी नावों में कितनी बार कीर्ति किसकी है। तो याद रखें पहला ऑप्शन है इसका हरिवंश राय बच्चन, दूसरा है सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा है गिरजा कुमार माथुर और लास्ट वाला है अज्ञेय। तो ये अज्ञेय की है, याद रखें। ओके, इसका लास्ट वाला करेक्ट होगा। अब देखिए ये 10 नंबर के आपके आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब तीसरे क्वेश्चन जो आया है यह आया है गद्यांश पर आधारित। ये जो तीसरा क्वेश्चन आया है ये है गद्यांश पर आधारित। तो देखिए गद्यांश पर आधारित आया है, ये है 10 नंबर का। तो इसमें जो मिलेगा आपको मिलेगा एक गद्यांश। अब इस गद्यांश में से आपको निकालने हैं इसके आंसर। कैसे निकालेंगे वो समझें। देखिए आपको पहले पहचान करनी है कि किस चैप्टर से लिया गया है कि राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। तो देखिए ये राष्ट्र के बारे में बात चली तो यह है राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर। इसके जो राइटर हैं वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठक लेखक का नाम बता दो। तो पाठ का नाम है कौन? राष्ट्र का स्वरूप। इसके जो राइटर हैं लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। अब दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए जिस पर ये डेड डैश लगा हुआ है इसी को अपनी भाषा में बना बना के लिखना है। तो इसकी क्या बन जाएगी? व्याख्या बन जाएगी कि इसमें डॉक्टर जो वासुदेव शरण अग्रवाल हैं वो बताते हैं कि अब इसी भाषा को अपने सोच के आधार पर इसको बना के लिख दें। और सा वाला क्वेश्चन है इसका राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान है। तो राष्ट्र के समग्र के रूप में, तो राष्ट्र का समग्र के रूप में इसमें मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो इसमें सारे ढूंढने पड़ेंगे आपको। तो देखिए आप ये आराम से ढूंढ सकते हैं, इसी में से जो सेंटेंस मैच हो इसमें लिख सकते हैं। तो ये अगर आपसे नहीं आते हैं तो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम इसको अलग से प्रोवाइड करा देंगे। तो इसमें केवल आपको पेपर बताना है कि क्या क्या इसका आया है कंटेंट, और जो आपको याद करना है उन पर आप निशान लगा के याद कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि निंदा। तो ये आ रखा है देखिए या में, आप पहला वाला कर सकते हैं या फिर ये वाला कर सकते हैं, निंदा का उद्गम। तो ये वाला दूसरा रखा है, अगर आपसे ये नहीं हो रहा तो ये वाला कर सकते हैं। और क्या रखा है इस पेपर में उसको समझते हैं। अब देखिए आगे समझिए आगे क्या रखा है इस पेपर के अंदर। तो इसके क्या रखे हैं, ये क्वेश्चन आंसर आ रखे हैं इस वाले गद्यांश के। फिर देखिए इस तरीके के मिलेंगे आपको, फिर मिलेंगे पद्यांश के। यहाँ पर बोला गया है चौथे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पद्यांश है, इस पद्यांश में कवि का नाम शीर्षक का नाम बताना है, किस मतलब इसके कवि कौन है और शीर्षक क्या है। और इसी में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ये ध्यान से पढ़ना पड़ेगा तब जाकर ये हो पाएगा।
इसका या वाला कर सकते हैं, सावधान मनुष्य वाला रखा है इसमें, और इसमें शीर्षक का नाम कवि का नाम बताना होता है। तो दोनों में से एक करना है, या फिर ये वाला कर दें या फिर ये वाला या वाला कर दें। और देखिए आगे क्या रखा है, देखिए जो 5वां क्वेश्चन मिलेगा आपको उसको समझें कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचनाओं का नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए ये 5 नंबर में आता है एग्जाम में, 5 में याद रखें। तो आपको जो याद करना है इसमें से डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का याद करना है, ये बार बार आता रहता है। ओके चलिए, और एक आएगा आपका कवि वाला। तो कवि वालों में से आपका जो आता है मैथिली शरण गुप्त का काफी आता है, इसको जरूर याद करना है, और जयशंकर प्रसाद का याद करना है। ओके, अगर आप रामधारी सिंह दिनकर का याद कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं, क्योंकि तीनों ही बार बार रिपीट होते रहते हैं। अब देखिए छठा क्वेश्चन क्या है, जो छठा क्वेश्चन है ये सेम टू सेम ऐसे ही आ जाता है, केवल आपको एक बार इसकी थ्योरी पढ़नी है ध्यान से, फिर आराम से इसको लिख सकते हैं बना बना के। तो ये दिया गया पंचलाइट अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो आपको जो लिखना है पंचलाइट पर लिखना हो, काफी आसान थ्योरी है, ये वाला कर सकते हैं, फिर अथवा वाला कर सकते हैं। पंचलाइट या बहादुर की कहानी पर क्या लिखिए, कथावस्तु लिखिए, इसकी थ्योरी लिखवा रहा है। 7वां क्वेश्चन भी सेम टू सेम आता है, 7वां भी आसान है, 5 और 5 10 नंबर तो सेम टू सेम ऐसे आते हैं। मुक्ति यज्ञ, देखिए मुक्ति यज्ञ पर आपको क्या लिखना है, नायक का चरित्र चित्रण करना। मुक्ति यज्ञ मतलब गांधी जी के बारे में इसको लिखना है। जो नायक हैं वो कौन है, गांधी जी हैं। तो गांधी जी के बारे में इसमें लिखना है, क्योंकि वही नायक है। तो इस तरीके से ये पूरा जो सेटअप दे रखा है इसका, पूरा जो ये आपको पेज दिखाई दे रहा है सेम टू सेम आपको बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम मिल जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। अब देखिए 8वां क्वेश्चन आ रखा है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो संदर्भ बताना है और इसका अनुवाद करना है, तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके चलिए, और क्या रखा है आप समझ लें, इसमें कौन सा वाला आ रखा है ये। चलिए, और जो आपको तैयार करना है एग्जाम के लिए इस पेपर में से, देखिए अगर आप सब आ वाला महामना विद्वान ये वाला कर सकते हैं, ये वाला भी काफी बार आता, ये भी काफी बार आता रहता है। अब देखिए खा वाला क्या रखा है कि दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो देखिए ये जो श्लोक है ये मोस्ट टाइम पे 7 नंबर का आता है, जरूर तैयार करना आपको। ये भाषा सुपर काफी आता है, इसको जरूर तैयार करना है, या फिर इसको तैयार कर लें। और देखिए 9वां क्वेश्चन क्या रखा, निम्नलिखित, इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखिए, किसी एक का लिखना है। तो ये 4 दे रखेंगे, किसी एक का लिख दें। जैसे अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना स्वार्थ सीधा करना कर सकते हैं, दांतों तले उंगली दबाना, या फिर गागर में सागर भरना, या ऊंट के मुंह में जीरा। तो चारों ही आसान है, केवल आपको एक ही करना है इसके अंदर 2 नंबर में। जैसे गागर में सागर भरना, इसका मतलब हो जाएगा जैसे बड़ी बात को छोटे शब्दों में कह देना, मतलब छोटे ही लाइन में कह देना, वो हो जाता है। ऊंट के मुंह में जीरा, इसका मतलब होता है बहुत छोटी सी वस्तु किसी को प्रदान करना, ऊंट के मुंह में जीरा हो जाएगा। और 10वां क्वेश्चन क्या रखा कि निम्नलिखित, क्या दे रखा इसका, निम्नलिखित गद्यांशों अथवा पद्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये क्या है, ये गद्यांश है, इसमें इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। देखिए बहुत आसान है, याद रखें ये काफी आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। कैसा होगा वो समझें, आपको इसको ध्यान से पढ़ते हुए जाना है। जैसे आप ध्यान से इसको पढ़ते रहेंगे तो इसके सारे क्वेश्चन का आंसर आप दे सकेंगे। देखिए कैसे इसके क्वेश्चन आते हैं उसको समझते हैं। इसमें देखिए आपको जो पढ़ना था इसके अंदर, जैसे इसमें बोला गया कि हंसी क्या है, हंसी क्या है, एक पागलपन है, एक भीतरी आनंद का भारी चिन्ह है, ये दुख की अभिव्यक्ति है, ये दूसरों का उपहास है। तो ये है भीतरी आनंद की भारी चिन्ह है, तो भीतरी आनंद का भारी चिन्ह है। अब देखिए इसका आंसर कैसा निकाला हमने, इसमें दे रखा है हंसी एक भीतरी आनंद का भारी चिन्ह है, तो इसका पहली लाइन में इसका आंसर मिला है। और देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसके अंदर, दूसरा वाला क्वेश्चन दे रखा है कि मनुष्य को या फिर शरीर को स्वस्थ रखने की सबसे अच्छी दवा कौन सी है। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे अच्छी दवा है इसमें खिलखिलाकर हंसना है, मतलब बहुत अच्छी तरीके से आप हंस रहे हैं तो उसका मतलब हो जाएगा खिलखिलाकर हंसना, और वो सबसे अच्छी दवा होती है। तो इस तरीके से इसको लगा सकते हैं, और इसका जो आंसर है आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए सबसे जो अच्छी दवा है एक प्रकार का खिलखिला उठना है या खिलखिलाकर हंसना है। तो इस तरीके से इसमें आसान तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं। सवाल क्या है कि पुराने समय में लोगों ने हंसी का महत्व क्यों दिया, क्योंकि हंसी से सारे के सारे कार्य अच्छे हो जाते हैं, मतलब जो खुश रहता है वो सब काम कर देता है। और नेक्स्ट वाला कि हंसी को एक शक्तिशाली इंजन के समान क्यों कहा गया है, देखिए इससे शोक और दुख की दीवारों को ढा सकते हैं हम। इससे शोक मतलब दुख और
जो दुख होते हैं उसकी दीवारों को ढा सकते हैं, जिससे हंसी से, हंसी मजाक करके। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है इसमें दे रखा, देखो बिरबल इंजन है, और उससे शोक और दुख की दीवारों को ढा सकते हैं। इसका आंसर मिल चुका हमें। और देखिए और कैसे कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं। 109 वर्ष तक कौन जीवित रहा? 109 साल तक। तो देखिए इसका भी आंसर इसी में मिलेगा कि 109 साल तक डेमोक्रेट्स जिंदा रहा था। तो जो ऑप्शन में होगा देखिए यही वाला हो जाएगा इसका। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? पद्यांश। तुम्हारी निश्चल आंखें, ये पद्यांश है। तुम्हारी निश्चल आंखें तारों सी चमकती, मेरे अकेलेपन के रातों के आकाश में प्रेम पिता का दिखाई नहीं देता। जरूर दिखाई देती होंगी नसीहतें नुकीले पत्थरों जैसी दुनिया भर के पिताओं की लंबी कतार में। तो देखिए ये भी आसान है, बस इसको देखिए आप करेंगे कैसे उसको समझें। इसको करने का क्या तरीका है, जैसे ये हमने वो पढ़ लिया है तो उसको पढ़ने के बाद में आप इसका आंसर कैसे ढूंढेंगे उसको समझें। देखिए इसका आंसर आप इस तरीके से ढूंढ सकते हैं। यहाँ तक इसका ये पैसेज दे रखा है, पद्यांश दे रखा है। अब इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि निश्चल आंखें कैसी चमकती हैं। जो निश्चल आंखें हैं, तो निश्चल आंखें कैसे चमकती हैं? मोती जैसी, हीरे जैसी, तारों जैसी। तो आप बताएंगे कैसी चमकती हैं? तारों जैसी। इसका आंसर देखो इस वाली लाइन में छिपा हुआ बैठा है, तारों जैसी उनकी आंखें चमकती हैं। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ये, गा वाला हो जाएगा। अगला है काव्यांश में किसके अकेलेपन की बात की गई है? किसके अकेलेपन की बात की गई है उसके बारे में बात करना है। तो अकेलेपन की जो बात की गई है इसमें पिता के बारे में बात की गई है, तो पिता लगा दें। ओके चलिए, अब प्राय बच्चों को पिता की सीख कैसी लगती है? जब पिता की सीख है वो कैसी लगती है? नुकीले पत्थरों जैसी। नुकीले पत्थरों जैसी हो जाएगी। तो आपका जो इसका करेक्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा नुकीले पत्थरों जैसी, इसका ये वाला हो जाएगा। और नेक्स्ट वाला कि माता पिता को अपना बच्चा सर्वश्रेष्ठ लगता है, सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा उससे प्रेम करता है, उनसे मतलब उन्हें उससे अधिक प्रेम होता है, ऐसा माना जाता है, यह होता भी है। और नेक्स्ट वाला कि कवि ने किस बात को अपनी मूर्खता माना है? अपनी मूर्खता किस बात को माना है? पहला ऑप्शन है बच्चे की रंगीन दुनिया उसकी छत्र छाया के नीचे है, उसका बच्चा सबसे सुंदर है, उसका बच्चा उसे बहुत प्यार करता है, उसके बच्चों को उसकी बातें अच्छी लगती हैं। तो ये मूर्खता माना है, तो इसका घ वाला सही होगा, क्योंकि उसकी बातें तो सुनने के लिए लग रही हैं, उसके बच्चों को ऐसा उनको लगता है। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, देखिए ये जरूर याद कर लेना है, बार बार रिपीट होता रहता है। अभिराम और अभिराम में अंतर क्या है? तो अभिराम का जो मतलब होता है वो होता है सुंदर, और अभिराम का मतलब होता है लगातार। तो सुंदर और लगातार हो जाएगा इसका, सुंदर और लगातार। और नेक्स्ट वाला है कि अंबुज और अम्बुद। अंबुज क्या होता है? देखिए अंबुज किसको कहते हैं? अंबुज कहते हैं कमल को, याद रखें कमल को, और अम्बुद कहते हैं बादल को। तो इसका पहला वाला इसका भी करेक्ट होगा। और देखिए किस तरीके के क्वेश्चन आ रखे हैं इसके अंदर, आगे समझते हैं। देखिए आपको जो देखना है क्वेश्चन, देखिए ये दे रखा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ बताइए। तो आप कपी के लिख सकते हैं, बंदर के, या द्विज के लिख सकते हैं, या अली के लिख सकते हैं, जो आपको याद हो। और अगला वाला आ रखा है कि निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी एक शब्द का चयन करके लिखिए। तो जिसे जाना ना जा सके, जिसको जाना ना जा सके, तो वो होगा अज्ञेय, अज्ञात, अल्पज्ञ या अज्ञानी। जिसको जाना ना जा सके तो अज्ञात हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्या है कि जिसके समान दूसरा ना हो, तो वो हो जाएगा अतुलनीय, मतलब उसके जैसा कोई है नहीं। जिसके समान दूसरा ना हो, अतुलनीय जिसकी तुलना नहीं की जा सके, ये गलत हो जाएगा, तो अद्वितीय होगा। जिसके समान दूसरा ना हो तो वो अद्वितीय कहलाएगा, याद रखें। और नेक्स्ट वाला कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। तो दो को लिखना शुद्ध करके, कौन में दोष नहीं होता, ये भी गलत है, इसको शुद्ध करके लिखना। बच्चों को काट कर सेब खिलाओ, तो बच्चों को काट कर थोड़ी ना खिलाएंगे, सेब को काट कर खिलाएंगे बच्चों को। तो सेब को काट कर बच्चों को खिलाओ, ऐसा बनेगा ये वाला सेंटेंस। नेक्स्ट वाला है कि महादेवी वर्मा हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री हैं। तो कवित्री, यहाँ पर कवित्री जो हैं, जो महादेवी वर्मा हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री हैं, तो कवित्री में गड़बड़ है। कवित्री ऐसा नहीं लिखा जाता, कवित्री लिखा जाता है। तो कवित्री यहाँ पर गलत लिखा हुआ, इसको सही करके लिखना है। ये वाला कर सकते हैं, ये वाला कर सकते हैं, या फिर ये वाला कर दें, लास्ट वाला जो आसान है। मेरे को अभी आना है, तो इसका मतलब हो जाएगा मुझे अभी आना है। तो ये गलत लिखा हुआ, तो इसको लिखेंगे मुझे अभी आना है,
ये वाला कर सकते हैं। अब देखिए 12वां 13वां सेम टू सेम ऐसे आता है एग्जाम में, आपको केवल यही याद करने हैं। क्या दे रखा है इसमें, हास्य रस या शांत रस के स्थायी क्या है, इनकी परिभाषा बता दो। तो 2-2 नंबर में आपको ये लिखना, हास्य रस लिख दें या शांत रस लिख दें। और रूपक अलंकार या संदेह अलंकार, कोई ना कोई अलंकार जरूर याद होना चाहिए। ओके, और उदाहरण के साथ इसका एग्जाम्पल भी जरूर लिखना है। और नेक्स्ट वाला है कि चौपाई और दोहा। तो चौपाई किसे कहते हैं, दोहा किसे कहते हैं, ये भी मोस्ट टाइम पे, ये भी आपको जरूर याद करना है चौपाई और दोहा के बारे में। 13वां क्वेश्चन क्या है कि किसी माध्यमिक विद्यालय में लिपिक के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु विद्यालय के प्रबंधक या प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। जो प्रिंसिपल है उसको क्या लिखना है, पत्र लिखना है। ये वाला कर दें या फिर अथवा वाला कर सकते हैं। अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न, देखिए अगर कोई प्रदूषण हो रहा है तो उससे उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखना है। ये पत्र के बारे में लिखवा रहे हैं तो आप ये वाला कर सकते हैं। अथवा में आ रखा ना, ये वाला कर सकते हैं या फिर ये वाला कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। देखिए, और नेक्स्ट वाला है 14वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो देखिए निबंध इतने सारे आ रखे हैं, आपको केवल एक ही लिखना है। तो आप मेरे प्रिय कवि पर लिख सकते हैं, स्वच्छता अभियान के सामाजिक सार्थक पर लिख सकते हैं। देखिए ये वाला बहुत आता है, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, ये मोस्ट टाइम पे है। और ये 9 नंबर का आता है, ये आपको जरूर तैयार करना है क्योंकि बहुत नंबर होते हैं 9। आतंकवाद समस्या और समाधान मोस्ट टाइम पे है, ये भी जरूर याद करना आपको। भारतीय समाज में नारी का स्थान, भारत में जनसंख्या वृद्धि, ये देखिए 3 तो आपको जरूर तैयार करना है इसमें से, ये वाला। और आपको तैयार करना है कौन सा, आतंकवाद वाला और पर्यावरण प्रदूषण, ये 3, ये वाला, ये वाला और ये लास्ट वाला, ये आपको जरूर तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि बार बार ये रिपीट होते रहते हैं। ये पूरा मॉडल पेपर है प्री बोर्ड वाला, इसी तरीके का आपको एग्जाम में मिलेगा और इसी में से कम 50 नंबर का मिल जाएगा। इसी पेपर में से 50 नंबर का आपको एग्जाम में मिल जाएगा, क्योंकि बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो ये शुरू में जो आपको 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं, इनको जरूर तैयार कर लेना। ओके, क्योंकि ये बार बार रिपीट होते रहते हैं, बार बार यही क्वेश्चन। तो इस तरीके का ये पेपर है, आप देख सकते हैं। तो पूरा पेपर हम दिखा चुके हैं किस तरीके से आता है एग्जाम में। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं कैसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी थोड़ी जानकारी हो जाएगी हिंदी के बारे में। चलिए फ्रेंड्स।